भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड और दोनों पे बहुत बराबर से फोकस करके रखते हैं। उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप वगैरह पे भी बोला है कि सर जब बोर्ड के कुछ अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हो तो भी आप हमारे को जरूर बताते रहना कि बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आईआईटी के पुराने क्वेश्चंस बताता हूं तो वैसे ही मैं आपको यहाँ पे भी बताऊंगा कि सीबीएसई के लिए या फिर आपके रेस्पेक्टिव जो भी बोर्ड्स हैं उनमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट लगभग सभी बोर्ड्स में एक ही जैसी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो फिलहाल अपन आगे चलते हैं, आज के दिन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सब सब आज के दिन पे अगर देखा जाए तो हम लोगों की चीजें कहाँ कहाँ क्या क्या अटैच हो रही है उसको देखते हैं। अ, पिछली बार हम लोगों ने बहुत अच्छी बातें करी थी, जरा देख लेते हैं कौन कौन सी बातें हुई थी जरा। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। जो मुझे याद आया पिछली बार का सेगमेंट का कि मैंने आपको बहुत अच्छी बात ये बताई थी कि एएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम से कुछ काम के रिजल्ट निकले थे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। उनमें से पहला रिजल्ट था ए टेन एक्स प्लस बी कॉट एक्स। अगर कोई इसका मिनिमम पूछे तो 2 रूट ओवर ए बी। दूसरा मैंने एक और रिजल्ट बताया था ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस में बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स। अगर कोई इसका मिनिमम पूछता है तो इसका मिनिमम होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वाज ए सेक एक्स प्लस में बी कॉसेक एक्स। अगर कोई इसका मिनिमम पूछता है तो इसका मिनिमम बड़ा इंटरेस्टिंग था, ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3 की पावर 3/2। ठीक है, एक फोर्थ तो रटा हुआ ये बच्चों बच्चों को ए साइन एक्स प्लस में बी कॉस एक्स का मिनिमम जो होता है वो माइनस में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ये तो शायद मेरा था कि फोर्थ वाला तो देखते ही आपके दिमाग में आएगा हाँ सर इसका मैक्सिमम रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और ये अपने आप में दोनों के बीच में पाया जाता है। फिलहाल आपके सामने 1 2 3 जो पहले तीन रखे हैं उनका मैक्सिमम इनफाइनाइट है। ठीक है, और मिनिमम इतना है। तो सबसे पहले तो आते ही सबसे पहले ये अपने नोट्स में अड़ा लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है ना भाई, कहने का मतलब अपने नोट्स की कॉपी में कहीं इसको अटका दीजिए। अच्छा, फिलहाल जिनको ये बात समझ में आ गई कि हाँ साहब ये सब तो सर लिखा था, आज अपन वहीं से शुरुआत करते हैं। और आज के दिन का लेक्चर में ऐसी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें निकल के आएंगी ना जो आपकी कॉपी को बहुत ही सुंदर भी बना देंगी और आपके बोर्ड को भी चमका देंगी। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कंपटीशन लेवल में भी आता है और बोर्ड में भी आता है। क्वेश्चन के अंदर है इफ ए टेंजेंट इन कंपटीशन का ज्यादा है, इफ ए टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस में वाई स्क्वायर बाई 16 इज गुड 1। देखते ही पता चल रहा है साहब ये एलिप्स है। तो सबसे पहले ये क्या चीज है? एलिप्स। ओके, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ इंटरसेप्टेड पार्ट ओके बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो सबसे पहली बात तो ये किसी एलिप्स के बारे में बात कर रहा है और उसके किसी पॉइंट पर इन लोगों ने टेंजेंट खींचा है। ठीक है, तो अपन एक टेंजेंट अपन भी ड्रॉ कर लेते हैं भाई, काम चलाओ से एक टेंजेंट ऐसे अपन ने ड्रॉ कर लिया। अब इस पे क्योंकि अचानक से कोई पॉइंट मानना पड़ गया तो इसका ए 5 है और बी 4 है। तो इस पे कोई पॉइंट अगर अचानक से मानना हो तो वो हो सकता है ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। तो ए अपने आप में कितना है? 5, तो 5 कॉस थीटा 4 साइन थीटा। सही है, तो इस पे अचानक से कोई पॉइंट माना तो ये मान लिया। अच्छा, अब आपको ये भी बता दूं कि इलिप्स अपने आप में एक्स स्क्वायर बाई 25 वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1 है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अपने आप में एक्स एक्स 1 अपॉन ए स्क्वायर, क्या बोला मैंने? एक्स एक्स 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगी। तो एक्स x1 की जगह 5 कॉस थीटा अपॉन 25। ठीक है, वाई y1 की जगह पर पॉइंट रखा 4 साइन थीटा अपॉन में 16 इज इक्वल टू 1 होगा। और आपको तो पता होगा ये दोनों कैंसिल आउट होकर 5 छोड़ेंगे, ये दोनों कैंसिल आउट होकर 4 छोड़ेंगे। तो फाइनली हमारे पास जो सुंदर सा जो टेंजेंट आता दिख रहा है वो x अपॉन 5 सेक थीटा दिख रहा है मुझे, और y अपॉन 4 कॉसेक थीटा दिख रहा है। क्या कहते हो आप? इक्वल टू 1। ये मेरे लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, जिसको अपन ने ब्लॉक कर दिया भाई कि ये भाई आप, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, टेंजेंट तक आ गई गाड़ी। अच्छा, अब क्वेश्चन ने क्या मांगा था? क्वेश्चन ने कहा था टेंजेंट तो इनफाइनाइट लेंथ का होगा, लेकिन हमें इनफाइनाइट लेंथ से मतलब नहीं है, हमें तो वो पार्ट बता दो जो कि दोनों एक्सिस के बीच का कटा हुआ हिस्सा है। अच्छा, अब ये पॉइंट अगर बाय द वे P बोले और ये वाला पॉइंट अगर Q बोले तो P पॉइंट निकालने के लिए तो सबको पता है y की जगह 0 रखना है। अगर y की जगह 0 रखना है तो अपन टेंजेंट में रख देते हैं, क्योंकि टेंजेंट में भी तो होगा। अगर मैंने y की जगह 0 रख दिया तो x इज इक्वल टू 5 सेक थीटा दिख रहा है। ओके, और अगर q की बात करें तो q क्योंकि y एक्सिस पर है तो x इज इक्वल टू 0 रख देते हैं। अगर मैंने x की जगह 0 रख दिया तो y की वैल्यू 4 cosec थीटा होगी। क्या कहते हो? और हमें तो इस इंटरसेप्ट पार्ट की माने बीच के कटे हुए हिस्से की लंबाई का मिनिमम बताना है, शायद मिनिमम बताना है। यस एग्जैक्टली, तो लेंथ
ऑफ इंटरसेप्टेड पार्ट, राइट है। इंटरसेप्टेड पार्ट की लेंथ अगर कोई बोलेगा तो कितनी निकलेगी, वो निकलेगी रूट ओवर, याद है ना डिस्टेंस फार्मूले से, रूट ओवर 5 सेक थीटा माइनस 0, माने इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस के अंदर y2 माइनस y1 लगाता हूं तो 16 कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या कहते हो, यही आएगी? हाँ यही आएगी सर एकदम। और अगर ये आ रही है तो फिर जरा गौर कीजिएगा पॉइंट नंबर 2 पर। अगर आप पहचान गए तो इससे मिला करके अगर आप देख सकते हैं तो यहां पर ए स्क्वायर की जगह 25 है और बी स्क्वायर की जगह 16 है, तो हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, a हो गया 5 और b हो गया 4 का स्क्वायर, क्योंकि इसका मिनिमम चाहिए मुझे तो। और अगर इसका मिनिमम देखा जाए तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से ये होगा, और अगर ध्यान हो तो स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे को कट कर देंगे तो आंसर विल बी 9। मतलब एक रिजल्ट के तौर पे सीधे यूज हो गया। हाँ, और ये चीज अगर भाई हम लोग वहां बोलते क्या इलिप्स में बोलते तो शायद थोड़े कष्ट होते, लेकिन क्यों होते, क्यों? क्योंकि पहले पूरा समझाओ कि कैसे आया और फिर यहां तक लाओ, तो वो अलग अलग दो चीजें हो जाती, तो शायद मेरा ज्यादा गलत चीजें क्लिक नहीं करती। तो इसलिए मतलब ये रिजल्ट काम का है, अरे बहुत काम का है। कई क्वेश्चन आपके देखते ही जवाब आ जाएंगे, ये आपके पास में अगर टेबल पड़ी है तो। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन बताता हूं जो डिप्लोमेटिक क्वेश्चन है। कैसे डिप्लोमेटिक क्या होता है? अरे डिप्लोमेटिक बहुत हो सकता है, देखना अगला क्वेश्चन दिखाता हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेडर है, वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कैरी करनी है और एक कॉर्नर से निकलना है, फॉर्म्ड बाय टू स्ट्रीट्स ए एंड बी मीटर वाइड एट अ राइट एंगल। ए और बी लंबाई की दो गलियां हैं, दोनों एक दूसरे से राइट एंगल पर है, और वहां से मोड़ते हुए सीढ़ी को लेके जाना है और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लेके जाना है। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट लेडर, लॉन्गेस्ट का नाम सुनते ही अपने दिमाग में आता है लंबाई मैक्सिमम होनी चाहिए ना, ना मैक्सिमम नहीं है यहां पर। लेडर लॉन्गेस्ट तो है, परंतु क्वेश्चन में आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा ये लॉन्गेस्ट में भी लोएस्ट है। कैसे, जरा सुनो। दैट विल पास राउंड द कॉर्नर विदाउट जैमिंग इट। कहने का मतलब ये कि लॉन्गेस्ट तो इनफाइनाइट लेंथ की हो सकती थी। अरे भी सीढ़ी की लंबाई लॉन्गेस्ट क्या हो सकती थी, इनफाइनाइट। लेकिन इनफाइनाइट नहीं, वो सबसे ज्यादा लंबाई की सीढ़ी जो बिना कॉर्नर में टकराए निकल सके, माने वो सबसे कम लंबाई की सीढ़ी जो आराम से निकल जाए। उल्टा देखा जाए तो ये उल्टी कहानी है। हाँ, ये बड़ा डिप्लोमेटिक क्वेश्चन है। अब जरा समझिएगा, देखा जाए तो ये हमारी गलियां हैं साहब, दिख रहा है आपको? इसके अंदर थोड़ा सा स्क्रीन से चिपक के बैठना पड़ता है मेरे लेक्चर में, तो आपको पता चल रहा होगा कि आपको दिख रहा है कि इसकी राइट साइड में तो वॉल है, लेकिन 90 डिग्री पर एक लेफ्ट साइड के अंदर एक गली आ रही है, और उधर से दो आदमी सीढ़ी लेकर के आ रहे हैं। देखो, आई 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 सर सर सर, लेकिन सर ये तो एक ही है ना सर। ओके, दो दिखाता हूं, देखो दो दिख गए। हाँ, अब एक गली अपने आप में ए लेंथ की है, एक की लेंथ बी है, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर भी है, और सीढ़ी भी है। सीढ़ी लॉन्गेस्ट चाहिए तो सर इनफाइनाइट लेंथ के लिए आओ, लेकिन लॉन्गेस्ट इनफाइनाइट नहीं चाहिए, इनफाइनाइट नहीं चाहिए, वो लॉन्गेस्ट सीढ़ी जो लोएस्ट पोजीशन में आ जाए, माने वो कम से कम लंबाई जो बिना टकराए तो निकल ही जाए। तो एक तरह से लॉन्गेस्ट से किस में टर्न अप हो रही है? हाँ, मिनिमम में। ओके, मतलब लॉन्गेस्ट में भी मिनिमम लॉन्गेस्ट। हाँ 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 हाँ, मिनिमम लॉन्गेस्ट, एक तरह से उल्टा है कहानी। तो फिलहाल ये देखो, ये सीढ़ी गई, देखिए अब आप में से कईयों को दिख रहा होगा, ये जाकर के दीवार के सारे 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 मोड़ने की कोशिश करें और ये जैम हो गया। हाँ, तो अगर देखा जाए तो हमारे पास में, ध्यान से देखिएगा, है ना, अगर मैं इस सीढ़ी को ऐसे दिखा रहा हूं, देखो दिखिए आपको, ये अपने आप में गलियों की लंबाई है ए और बी, 90 डिग्री पर भी है, और ये अपनी सीढ़ी है जिसे अपन हम ब्लू कलर से कर दिया। अच्छा, ये जो ब्लू कलर से करा, इसके साथ साथ दो काम और करते हैं। एक तो यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, ठीक है ना, और मैं आपको बोल देता हूं कि ये जो है इसकी लेंथ ए है, और वो है भी क्योंकि गली की लंबाई है, ठीक है ना। और अब इस सीढ़ी के भी दो पार्ट कर लेते हैं, यहां से लेकर के और यहां तक की जो सीढ़ी है उसको अपन उसकी लेंथ को एक्स बोल देते हैं, राइट है। और जो रिमेनिंग सीढ़ी है ना, उसको अपन दूसरे किसी कलर से कर देते हैं और इस वाले पार्ट की लेंथ को वाई बोल देते हैं। अच्छा, और ये हमें पता है अच्छे से कि ये बी है ना भाई। अब हमारे पास सब अवेलेबल है। अच्छा, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं तो ये ट्रायंगल में कोई भी देख के बता सकता है कि एक्स इस समय पर हाइपोटेन्यूज का रोल निभा रहा है और ए जो है वो थीटा के सामने होने की वजह से परपेंडिकुलर रोल निभा रहा है। और हम में से सभी लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को देखते ही दिमाग में जरूर आता है साइन थीटा।
तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज माने a बाई एक्स हो जाएगा। हाँ, कितना आ जाएगा a बाई एक्स, और इससे हमारे को क्या मिल रहा है x, x इज इक्वल टू a अपॉन साइन थीटा माने a कोसेक थीटा। ओके, अगर मैं इसी टाइम पे दूसरे ट्रायंगल की तरफ मुड़ना चालू करूं तो दूसरा ट्रायंगल ये है हमारा, और ये ट्रायंगल को अगर देखा जाए तो y इस समय पर हाइपोटेन्यूज का रोल निभा रहा है और थीटा के बाजू में होने की वजह से बेस का रोल निभा रहा है, और बेस और हाइपोटेन्यूज को लेकर लगता है cos थीटा। ओके, cos थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है b, हाइपोटेन्यूज कितना है y, तो y की लेंथ y कितना हो गया, जल्दी से बोलो। cos थीटा को नीचे ले जाओ, y को इधर ले आओ, तो b अपॉन cos थीटा, बोले तो b sec थीटा। अब मुझे टोटल जो लेंथ ऑफ स्टेयर दिख रही है, माने जो लैडर की जो मेरे को अपने आप में जो लंबाई दिख रही है, लैडर की टोटल लेंथ x प्लस वाई दिख रही है, तो इसका मतलब ये कि लैडर की अगर बात करी जाए तो लैडर की लेंथ है x प्लस वाई। सही है भाई। और अगर उसके बात करते हैं तो ये हमारे को पता है कि ये a cosec थीटा और प्लस b sec थीटा है, और हमारे को इसका लॉन्गेस्ट वैल्यू देखेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। माने सीडी वाकई में देखा जाए तो इनफाइनाइट लेंथ की होती है, तो हमारे को वो लॉन्गेस्ट नहीं चाहिए, एक तरह से लॉन्गेस्ट में भी लोएस्ट चाहिए, माने मुझे इसका मिनिमम चाहिए कि कितनी मिनिमम लेंथ जो है जो आराम से बिना जैम करे मुड़ जाएगी। तो वो आंसर अगर आपको याद हो तो ये तो रिजल्ट है। अभी अभी इसका आंसर कितना था, a की पावर 2/3 प्लस में b की पावर 2/3 की पावर 3/2। क्वेश्चन फिनिश। अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट से देखा जाए तो खट से नेट डिप्लोमेटिकली दिमाग से लगाओगे क्वेश्चन पाओगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस का स्वागत बनाए रखें, क्वेश्चन आएंगे इस तरह के, और मेरे को लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस आने भी चाहिए। अच्छा, अब अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट और भी मस्त है, उसको भी बड़ा ध्यान से देखना। वो है एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब ये क्या है एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, वो थोड़ा मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो उसके टाइटल को डाल लीजिएगा। अगले टाइटल पे चलते हैं, चले अपन लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइटल, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। बोले तो मेंसुरेशन बेस्ड, और उसके लिए चाहिए अपने पास मेंसुरेशन के फार्मूले। अगर अपन लोग मेंसुरेशन के फार्मूलों की बात करते हैं तो एक एक करके चीजों को उठाते जाते हैं और आप आगे चलाते जाना, ठीक है। देखो सबसे पहले मेंसुरेशन के फार्मूला में ये अपने पास सेक्टर है जिसका एंगल थीटा है और रेडियस आर है, और हमारे को अच्छे से पता है कि एरिया हाफ आर स्क्वायर थीटा होता है। सही है ना, थीटा रेडियन में होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले ये नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। और इसके सिवा एक और चीज, वो आप चाहो तो अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज समझदारी है, और अदरवाइज आपको अपने भैया दे देंगे, ट्यूटर भैया, है ना। चलो तो फिलहाल अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द लेटरल एज ऑफ रेगुलर हेक्सागोनल पिरामिड इज 1 सेंटीमीटर। लेटरल एज माने साइड की एज, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये बेस है। अब हमारे सामने इस तरह से मैंने रख दिया, आपके सामने बस ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है। अब अगर बाय द वे हम लोग बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा कुछ बनना चालू हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बनेगा, ठीक है। और ऐसा ही पीछे की तरफ ये भी और पीछे की तरफ ये भी, तो ये पूरा इस तरह का पिरामिड है, हीरे जैसा दिख रहा है जो दिखने में, लेकिन हीरा थोड़ा सा उठा हुआ होता है, ये नीचे का बेस इसका फ्लैट है। फिलहाल इस पिरामिड की बात चल रही है, तो इसमें लेटरल एज जो है वो 1 सेंटीमीटर की, माने ये 1 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, वॉल्यूम अगर मैक्सिमम हो तो इसकी हाइट कितनी होगी, माने मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए इसकी हाइट कितनी सोच रहे हैं हम। बिल्कुल अभी सोच लेते हैं। अगर मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए बात करी जाती है तो पहले सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम की। अगर आपने मेरे से वॉल्यूम पूछा तो मैं आपको याद दिलाऊंगा, क्या ये नुकीला है, तो आप कहोगे हाँ ये ऊपर जाके ऐसा शार्प है, तो इसका मतलब ये कि इसका मतलब एरिया होगा 1/3 इंटू में बेस एरिया इंटू हाइट। याद कर लो आप। तो साथ में एक और चीज भी पक्की है, इसमें अगर ये x ये h और ये 1 मानता हूं, क्या x क्या चीज है, x ये वाला गैप है और हाइट इसकी h है। सही है। अच्छा, इसमें भी एक और चीज देखिएगा, क्योंकि नीचे हेक्सागन है तो आपको ये याद रख लेना है बिल्कुल अच्छे से कि ये एक, हाँ ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ हेक्सागन रेगुलर है यहाँ पे, ये भले ऐसा टेढ़ा दिख रहा है तो नहीं दिख रहा, लेकिन वाकई में हेक्सागन यहाँ रेगुलर हेक्सागन होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये भी एक्स है, समझ के चलना, और ये साइड भी एक्स है। फिलहाल अपने को पता चल गया ये एक्स है, सेंटर से अगर अपन इसकी एक साइड को एक एज को मिलाते हैं, एक इसका वर्टेक्स को मिलाते हैं तो एक्स है, और दूसरी डिस्टेंस भी एक्स है। अच्छा फिलहाल ये एक्स, ये एच और ये 1 है, तो फिलहाल ये भी समझ में आ रहा है कि मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर
इज इक्वल टू 1 है। वॉल्यूम के बारे में जैसा मैंने बोला था कि वॉल्यूम इज इक्वल टू में 1/3 इंटू में बेस एरिया इंटू हाइट होगा, तो 1/3 की जगह 1/3। अब बेस एरिया माने 6 बार ट्राइंगल का एरिया, तो 6 टाइम्स बेस एरिया इज इक्वल टू √3/4 इंटू में साइड है x, तो x का स्क्वायर इंटू में हाइट हो गई h। तो अगर देखा जाए तो ये कुछ काटा कूटा करके ये 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे फाइनली बन गया √3/2 x² h। सही है। अच्छा ये वॉल्यूम है मेरा, मुझे वॉल्यूम कैसा चाहिए? मैक्सिमम। लेकिन अगर मुझे वॉल्यूम मैक्सिमम चाहिए तो मैं dv/d कुछ करूंगा, लेकिन यहां पर मेरे पास में वॉल्यूम अपने आप में दो टर्म्स में, x की और h की। अच्छा मुझे वॉल्यूम मैक्सिमम तो चाहिए, लेकिन साथ में इसकी हाइट के बारे में बात करना है, माने h के बारे में बात करना है। जब मैं v को डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरी नजर h पे होनी चाहिए। तो इस पूरी कहानी में एक बंदा ऐसा है जो फ्री में टाइम वेस्ट कर रहा है बेचारा, और वो है x। तो उसने कहा एक काम करते हैं, मैं x² + h² = 1 हूं, तो एक काम करते हैं मैं x² की जगह पर 1 - h² लगवा देता हूं, क्या कहते हो आप? तो हमने कहा वेलकम वेलकम। कैसे, जरा समझिएगा। √3/2 x² की जगह लिख दिया 1 - h² इंटू में h। सही है। तो अगर देखा जाए तो ये बन गया √3/2 इंटू में h - h³ बन गया ना। अब मैं करूंगा dv/dh। अगर मैं dv/dh करता हूं तो डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट पार्ट ही नहीं लेगा, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1 - 2h इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। 3h² है ना, 1 - 3h²। अच्छा अगर ऐसा कर दिया तो मुझे पता चल गया 1 - 3h² बराबर 0, माने h इज इक्वल टू 1/√3, क्योंकि मैं माइनस में हाइट तो लूंगा नहीं। अच्छा अगर ऐसा हो गया तो अपनी तरफ से अपन कहां तक देख गए पूरी कहानी को? यहां तक, मतलब हमने h की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है ना। अगर h की वैल्यू निकाल ली है तो फिर इसी पे मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा, कैसे पता? सेकंड डेरिवेटिव आप चेक करना चाहो तो कर लो, ठीक है। वैसे मेरी मन की आंखों ने तो √3/2 तो देखा ही देखा, साथ में माइनस का 6h भी देख लिया आता हुआ, और h की जगह पे 1/√3 रखने पर मुझे कुछ नेगेटिव आंसर भी दिख रहा है, माने आएगा तो मैक्सिमम। ओके, माने h की ये वैल्यू पे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। हाँ, और क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा था? हाइट पूछी थी, तो h इज इक्वल टू 1/√3 इज माय आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर हाइट पूछी है तो फाइंड इट्स हाइट में h इज इक्वल टू 1/√3 इज द राइट आंसर फॉर द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, 1/√3 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक ट्रायंगुलर पार्क है, इंक्लोज्ड है, 2 साइड से फेंसेस लगी हुई हैं। तो ये ट्रायंगुलर पार्क है, ठीक है, ऐसे ही एक आइडिया बना लेते हैं। अच्छा उसके दोनों तरफ जालियां लगी हुई हैं, ये अपनी खतरनाक वाली फेंसेस बना लेते हैं, राइट है। अच्छा और जो थर्ड साइड है वो एक रिवर बैंक, माने पास में कहीं नदी बह रही है। ओके, बड़ा ही रमणीय प्रश्न है, मतलब बहुत ही पिकनिक स्पॉट टाइप का क्वेश्चन है। आगे बोल रहे हैं और स्ट्रेट में और है, बिल्कुल सही बात है। एंड 2 साइड्स ऑफ विंग फेंसेस आर ऑफ सेम लेंथ, माने ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी भी लेंथ x है, इसकी भी लेंथ x है। और कह रहे हैं द मैक्सिमम एरिया इंक्लोज्ड बाय द पार्क इज क्वेश्चन मार्क, और ये अपने आप में जेई का पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्या कहानी है, कैसी कहानी है, वो बताता हूं आपको। ट्रायंगुलर पार्क अगर इंक्लोज्ड है इससे, तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इसका अगर आपने एरिया बोला तो एरिया इज इक्वल टू में हाफ AB sin थीटा होता है ना। तो मैं अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा मान लूं तो हाफ A की जगह x, B की जगह x इंटू में sin थीटा बोल सकते हैं हम लोग, सही ना। तो हमारे लिए हो गया x² 2 इंटू sin थीटा, और ये क्या है हमारा एरिया। अब एरिया कैसा चाहिए भाई? मैक्सिमम। तो या तो डिफरेंशिएट करें या अकल लगाएं। अगर मुझे एरिया मैक्सिमम चाहिए तो हमारे को पता है फेंसेस तो गिवन है, फेंसेस तो दी गई हैं, इसका मतलब वो तो कांस्टेंट है, वो बढ़ नहीं सकती, वो घट नहीं सकती, माने x यहां पे कांस्टेंट का काम कर रहा है, दिखने में होता वेरिएबल है। तो यहां क्या बदल सकता है? सिर्फ इनके बीच का थीटा। ओके, अगर थीटा बदल सकता है तो इसका मतलब ये कि ये वाली पार्टी तो कांस्टेंट है। थोड़ा ध्यान रखना इस बात का, अक्सर दिमाग में नहीं आता ये। अच्छा लेकिन यहाँ पे साइन थीटा वेरिएबल है, और अगर ये वेरिएबल है तो यही इकलौती चीज है जो बदल सकती है। इसका मतलब मैक्सिमम होना है तो इससे होना है, क्योंकि ना तो 2 बदल सकता ना x बदल सकता। तो बदल कौन सकता है? साइन थीटा। और साइन थीटा अपना मैक्सिमम कहां देगा? साइन थीटा का मैक्सिमम क्या होता है साहब? साइन थीटा का मैक्सिमम बच्चे को पता है साहब, आप बाहर खड़े होकर के किसी सब्जी वाले से भी पूछोगे वो भी बताएगा, अरे क्या कह रहे हो बाबूजी, साइन थीटा का मैक्सिमम 1 होता है, सबको पता है। इवन कॉस थीटा का भी बता के जाएगा, धनिया भी दे के जाएगा आपको साथ में कि अरे वाह साइन थीटा का मैक्सिमम तो 1 होता है, क्या बात है। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो मैक्सिमम एरिया कितना हो गया साहब? ए मैक्स इज इक्वल टू x² 2। हाँ तो कहना मतलब ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन।
इतना छोटा? हाँ, इतना छोटा क्वेश्चन मेंस में? हाँ। अरे लोग इसकी लैंग्वेज से ही मर गए होंगे ना कहीं तो। क्या बात है। चलो और आगे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग इट्स बेस ऑन एक्स एक्सिस। रेक्टेंगल का बेस एक्स एक्सिस पर है और बाकी बचे हुए रेक्टेंगल का बेस, माने बेस है तो बेस का मतलब समझते हैं ना आप, ऐसा बेस होगा वो एक्स एक्सिस पर है, ये एक्स एक्सिस है, इसका मतलब इसके दो वर्टिसेस तो एक्स एक्सिस पे हैं और जो दो वर्टिसेस हवा में है ना वो ये कह रहा है पैराबोला पे है। अच्छा, ये दो वर्टिसेस पैराबोला पे है? हाँ, ऐसे कोई पैराबोला गया होगा और ये दो वर्टिसेस इस पे लाई कर रहे होंगे। अच्छा, तो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि द मैक्सिमम एरिया क्या होता है, माने ये रेक्टेंगल अपना शेप बदल सकता है? हाँ बिल्कुल बदल सकता है। ऐसा कैसे, चलो देखते हैं। देखिए ये हमारा 12 माइनस एक्स स्क्वायर, सर ये कैसे पता चल जाता है इनको इतनी जल्दी? अरे क्या बात कर रहे हो मेरे दोस्त, माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा। और अगर इसमें प्लस का 12 कर दूं तो यही 12 ऊपर हो जाएगा, तो ऐसे ही बनेगा ना? हाँ बनेगा, तो ऐसा ही आया समझ में। चलो ठीक है, अब क्या करना है, अब इसमें एक रेक्टेंगल दिखाता हूं मैं आपको। ये बन गया रेक्टेंगल, लेकिन सर रेक्टेंगल अपना शेप कैसे बदलेगा? मैंने कहा देखो ऐसे बदलेगा। अगर भाई इसकी कहानी को थोड़ा और जाके देखा जाए तो देखिए ऐसे बदलेगा शेप अपनी। देखा, ऐसे रेक्टेंगल, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो इतने सारे रेक्टेंगल्स जो आपके सामने बने, उन सभी रेक्टेंगल में सबसे बड़ा एरिया कौन सा था हमें कैसे पता चलेगा भाई, है ना? तो देखिए साहब वो कैसे पता चलेगा उसकी चर्चा कर रहे हैं हम लोग। जरा समझो। अब अगर ये वाला पॉइंट अगर कोई ध्यान से सोचे कि ये वाला पॉइंट अगर मिल जाए तो काम बन जाएगा। एक पॉइंट मिल गया और क्वेश्चन फिनिश। अच्छा ये पॉइंट कैसे लाते हैं, ये आपको शीटों में खूब क्वेश्चन मिल जाएंगे इसके। ठीक है ना भाई? अब कैसे समझो, जैसे मान लो मैंने x के नाम पे a पुट कर दिया। अगर मैंने x के नाम पे a पुट कर दिया तो y के नाम पे 12 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा ना। तो अपने लिए ये 12 माइनस ए स्क्वायर हो गया। तो हमारे लिए ये पॉइंट क्या बन गया, a, 2a 12 माइनस ए स्क्वायर। अब यहां फिर सोचो, देखो a क्या चीज बन गई, a अपने आप में ये दूरी हो गई a। अच्छा, और 12 माइनस ए स्क्वायर ये डिस्टेंस हो गई ना। अच्छा तो देखो आपको पता है किसी भी रेक्टेंगल का एरिया इक्वल टू मैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो हमारे लिए एरिया कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेंथ इनटू ब्रेड्थ से अगर सोचता हूं तो लेंथ अपने आप में ए नहीं हुई, 2a हुई। सोचो ए इधर का ए इधर का, सिमेट्रिक चल रहा है ना मामला। ओके, तो 2a हो गई। हाँ, इनटू में कितना, 12 माइनस ए स्क्वायर, इसकी हाइट हो गई। तो ये मेरा डेल्टा है, या ए मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ए है ये मेरा। अगर मैं इसको और थोड़े ढंग से देखूं तो ये 24a माइनस 2a क्यूब कहलाएगा। ये मेरा a है और मेरे को मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है तो da बाई da कर लेते हैं, क्योंकि a के रेस्पेक्ट में ही होगा। तो सबको समझ में आ जाएगा कि 24 माइनस कितना, 6a स्क्वायर, और इससे इक्वल टू 0 कर लेते हैं तो अपने को पता चल गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 4, माने a की वैल्यू या तो 2 होगी या -2 होगी। अब आप सोचो कि आपका दिमाग खुद ही कह देगा कि इज इक्वल टू 2 ले लो। क्यों? क्योंकि वैसे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेकंड डेरिवेटिव निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। इसका डिफरेंशिएशन करो, माइनस का 12a, और जिस पर नेगेटिव आए वो मैक्सिमा है। अब नेगेटिव किस पे आएगा, 2 पर या -2 पर? 2 पर। a की जगह 2 डालो, आपको पता चलेगा माइनस का 24 आ रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम आ रहा है। इसका मतलब आपको x की जगह, a की जगह कितना लेना चाहिए, 2, है ना? सही बात। तो आप a की जगह कितना लोगे, 2। अगर आपने a की जगह 2 लिया तो आपको क्या निकालना है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में मैक्सिमम एरिया निकालना है। तो आ जाओ ए मैक्सिमम की बात कर लेते हैं। ए मैक्सिमम इज इक्वल टू में एरिया में 24 इंटू में ए की जगह 2 माइनस में 2 इंटू 2 का क्यूब। क्या कहते हो आप? तो अपने यहां में कितना बन गया, 48 माइनस 16, बोले तो आंसर इज 32, माने ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्या मुश्किल काम था, क्या मुश्किल काम था, सारा काम बहुत आसान था। माने डुएबल था कि नहीं था? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका मतलब कभी भी कैसे भी क्वेश्चन में अगर बाय द वे कहीं भी रेक्टेंगल बन रहा हो तो ऐसे कोई एक पॉइंट ए मान लो, 101%। कल को यही कर्व अगर y इज इक्वल टू में e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ e की पावर माइनस मॉड एक्स जैसा होता और अपने आप में ग्राफ इस तरह से चल रहा होता। और अगर मान लीजिए इसमें भी किसी ने रेक्टेंगल बोला होता तो हम क्या करते, एक रेक्टेंगल बनाते, ठीक है, सिमेट्रिकल रेक्टेंगल, और x की जगह a डालते तो e की पावर माइनस ए स्क्वायर बनता, और फिर से मैं वैसे ही बनाता क्वेश्चन को जैसे ही बनता। माने ऐसा किया जा सकता है, 100% किया जा सकता है। बस आपको हर बार थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि x कब बदल रहा है,
वाई कब बदल रहा है, थोड़ा सेंसिटिव खेलना पड़ेगा इसके लिए। और मैं आपको फिर बोल चुका हूं इस चैप्टर में, जब भी जहां भी कहीं भी पूरी दुनिया में, मैथ्स की पूरी दुनिया में जहां भी मैक्सिमम मिनिमम शब्द यूज हुआ वो इस चैप्टर से लिंक्ड है। तो हमारे को हर तरह के क्वेश्चन को फ्रेम करते हुए देखना और आना चाहिए, ठीक है। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आया वो क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस 3 इज क्वेश्चन मार्क। क्या मतलब है सर इसका? देखिए, क्वेश्चन के अंदर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाना है जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन किसमें, स्फीयर के अंदर। माने स्फीयर में से हम लोगों को एक सिलेंडर काटना है। अब कैसे कटेगा वो जरा धीरे धीरे चलते हैं, जरा समझो इसको। पहले मैं आपको दिखाता हूं साइड में ले जाकर के कि स्फीयर कैसा होता है। ऑब्वियस बात है सर, मैं जानता हूं ऐसा गोले जैसा होता है। हाँ, ई गोला, ई गोला समझ में आया। हाँ, ई गोला में हमको सिलेंडर देखने का है बाबू। तो अब इसमें सिलेंडर कैसे देखेंगे, सिलेंडर ऐसा कब से होने लग गया? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, होगा तो ऐसा। अच्छा, ये बात तो आपने ऐसा क्यों नहीं बनाया? अरे थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं, ऐसा मैं बना देता हूं लोग। अच्छा, फिर देखो, जब भी बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। दो तरह के क्वेश्चन, मेजर क्वेश्चन है स्फीयर में, या तो सिलेंडर बनवाएंगे या स्फीयर में वो कोन बनवाएंगे। या तो स्फीयर में सिलेंडर बनवाएंगे या कोन बनवाएंगे। ज्यादा किसकी चांसेस है? स्फीयर में सिलेंडर के। तो आप हमेशा याद रखना, सिर्फ एक चीज दोनों में सेम कनेक्ट होती है, वो है रेडियस। एक चीज जो दोनों में काम कर रही होती है, किसमें भी, स्फीयर में भी काम कर रही होती है, और जो कोन में भी माने सिलेंडर में भी काम कर रही होती है, वो है रेडियस, जो दोनों के बीच की, हाँ, बीच का एजेंट है जो दोनों को कनेक्ट करेगा। आया तो लिख लो, क्या लिख लो, इस बात को लिख लो कि दोनों में, स्फीयर और सिलेंडर के क्वेश्चन में हमेशा रेडियस मिडल एजेंट है। और जैसे आप ये लिखोगे फिर आपका विचार चलेगा। देखो कैसे, मैं अगर बाय द वे इसके डायग्राम को दिखाता हूं, तो हमको जब भी इसका मैक्सिमम सिलेंडर सोचना है तो बट ऑब्वियस है कि बिल्कुल बीच में से एकदम सिमेट्रिकल सिलेंडर होगा, लेफ्ट में राइट में बराबर होगा। ऐसा नहीं कि एक साइड से काट दिया एक साइड से छोड़ दिया, मैक्सिमम की बात चल रही भाई। तो फिलहाल एक बीच में से लाइन जो दोनों की सेम लाइन होगी। अच्छा, फिर क्या हमें पता है कि एक तरह से देखा जाए तो जो स्फीयर का सेंटर होगा वो एक तरह से सिलेंडर का भी सेंटर होगा। अच्छा, अगर सिलेंडर का सेंटर होगा तो ये रेडियस, अब देखिए यहां पे ध्यान से, बड़े ध्यान से समझना, ये जो 3 दिया गया है क्वेश्चन में, दिख रहा है आपको स्फीयर का रेडियस कितना दे रखा? 3। ये 3 और सर्कुलर सिलेंडर का रेडियस अलग अलग है, लेकिन रेडियस दोनों में काम कर रहा है। ये 3 दोनों के लिए काम कर रहा है। इस 3 को आपको कैसे भी करके कोन के साथ, सॉरी कोन नहीं, सिलेंडर के साथ अटैच करना है। अब कैसे करना है वो सुनो। देखो, हमें पता है कि ये स्फीयर की रेडियस है, लेकिन साथ में हम ये भी जानते हैं कि यहां एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता दिख रहा है। क्या कहते हो आप? राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ, लेकिन हमें ये कोई आइडिया नहीं है, इससे हम लोग आर मान चुके हैं। अच्छा, साथ में हमें इतना आइडिया पड़ गया कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये अपने आप में 9 माइनस आर स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा? अच्छा, इतना नीचे भी होगा 9 माइनस आर स्क्वायर। तो हमें पता चल गया कि पूरी हाइट को अगर मैं अलग से दिखाऊं तो पूरी हाइट किसकी? सिलेंडर की पूरी हाइट ऊपर से लेके नीचे तक 2 टाइम्स रूट ओवर 9 माइनस आर स्क्वायर होगी। 2 टाइम्स इतनी हो जाएगी। ये कौन बन गया? आपका हाइट बन गया। अब सर हाइट की क्यों बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे, हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं ना। और सिलेंडर का वॉल्यूम कैसा चाहिए? मैक्सिमम। अगर मुझे सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम चाहिए तो मेरा दिमाग कैसे सोचेगा? v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एस सोचेगा, क्योंकि मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए। इसका मतलब मुझे डिफरेंशिएट v को करना है भाई, जिसका मैक्सिमम या जिसका मिनिमम चाहिए उसी को डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं जब मैं dv बाई डी करूंगा तो r के रेस्पेक्ट में करूंगा या h के रेस्पेक्ट में करूंगा? किसी एक के रेस्पेक्ट में करूंगा, दोनों के रेस्पेक्ट में तो कर नहीं सकता। इसका मतलब मुझे कैसे भी करके एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा। अब मैं क्या सोच रहा हूं वो सोचो, ठीक है। अब देखो, या तो मैं हाइट को इसमें बदल लूं, या तो मैं हाइट को रेडियस में बदल लूं, या रेडियस को हाइट में बदल लूं। किसी तरह से किसी को किसी से कनेक्ट करना है। और यहां लास्ट स्टेज पे आकर हमको यही डिसाइड करना होता है। यही डिसाइड हो गया तो फिर आपसे क्वेश्चन बनने लग गए।
फिर आप क्विक 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 देखो, शुरुआत में तकरीबन 1 से 2 दिन आपको क्वेश्चन समझने में लगेंगे, लेकिन एक बार जैसे आपने तकरीबन जो भी आपकी एनसीईआरटी में या जो भी आपकी रेस्पेक्टिव बोर्ड बुक्स में क्वेश्चंस हैं, एक बार अगर आपने पूरे लगा लिए, पूरे लिख लिख के लगा लिए, तो उसके बाद आपको कोई रोक नहीं सकता, ये बात गारंटेड है। अब आगे सुनो, मेरे को ये पता है कि क्वेश्चन में मांगा क्या जा रहा है, हाइट, माने मेरे से एच में आंसर चाहिए, तो इसका मतलब मेरे को आर का कोई रोल नहीं दिख रहा, तो मैं आर को एच में बदलूंगा। कैसे बदलोगे सर? देखो, अब मुझे पता चल गया कि h इज इक्वल टू में मुझे 2 टाइम्स रूट ओवर 9 माइनस आर स्क्वायर दिख रहा था, अचानक से मुझे h स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 9 माइनस आर स्क्वायर दिखने लग गया, तो आर स्क्वायर बराबर में मुझे 9 माइनस एच स्क्वायर बाई 4 दिख रहा है। सही है। और फिर मैं बहुत ही चालाकी से पाई की जगह पाई, आर स्क्वायर की जगह पर 9 माइनस एच स्क्वायर बाई 4 इंटू एच लिखूंगा। आया? हाँ, और यहीं से बुक्स वाले अक्सर स्टार्ट मारते हैं, कहते हैं क्या कि हाइट अगर ये है तो हमारे पास में कहानी ये है, और वॉल्यूम अगर इतना होता है तो v की जगह यहां ये लिख लेते हैं। अब पूरा वॉल्यूम h की टर्म्स में है, मुझे डिफरेंशिएट करना है मात्र dv बाई डी करके, और dv बाई डी को जीरो रखते ही मेरा वॉल्यूम का मैक्सिमम पॉइंट आने लग जाएगा, मैक्सिमम या मिनिमा का पॉइंट आने लग जाएगा। तो मैं क्या करूंगा अगले पॉइंट में, मैं सिर्फ v पे फोकस करता हूं, v को डिफरेंशिएट करता हूं। v को डिफरेंशिएट करते ही मुझे पता है पाई तो कांस्टेंट है, और मल्टीप्लाई अगर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 9h माइनस एच क्यूब बटा 8। सही है। और मैं जब डिफरेंशिएट करके आऊंगा तो ये अपने आप में कितना दिख रहा है, 3h स्क्वायर बाई 8। थोड़ा सा जल्दी है, ये h स्क्वायर बाई 4 है, तो एच क्यूब बटा 4। सही है भाई। तो ये अगर देखा जाए तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। सही है। अच्छा, ये क्या लिखा है आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, ये अगर दिख रहा है तो ये 9 माइनस 3 बाई 4 एच स्क्वायर हो गया, इसे इक्वल टू 0 रख लेंगे। सही है। तो h की वैल्यू आ जाएगी, एक प्लस का 2 रूट 3, एक माइनस का 2 रूट 3। सही है। अब मुझे मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, तो अपने पास में क्या नंबर लाइन फर्स्ट उससे निकल जाए। तो अगर मैंने फर्स्ट से निकाला तो मैं एक काम करता हूं, पहले मैं आपको सिर्फ 2 रूट 3 दिखाता हूं। तो माइनस क्यों नहीं ले रहे सर आप? अरे हाइट कैसे माइनस में ले लूं? ओ हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, तो इधर माइनस और इधर प्लस, क्यों? ये माइनस प्लस क्यों? अब ध्यान से सुनो, इसे इक्वल टू 0 एक बार हटाओ मन की आंखों से, तब आपको दिखेगा कि ये क्या कह रहा सर ने। अब यही सुनना है, यही सुनने के लिए अपन ध्यान से सुनते हैं। देखो, ये लिखा है 3 माइनस अंडरूट 3 बाई 2 एच इंटू में 3 प्लस अंडरूट 3 बाई 2 एच, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तोड़ दिया है ना। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, यहां h को ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसके अंदर h को आगे ला रहा हूं, ठीक है। तो ये कैसा दिखेगा, रूट 3 बाई 2 एच माइनस 3, और माइनस के h के आगे लाने के चक्कर में माइनस आगे आ गया, और जैसे ही डिफरेंशिएशन में माइनस आगे आता है तो स्टार्ट माइनस से करना पड़ेगा, और फिर प्लस आएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट तो हमारे किसी काम का नहीं है। अब प्लस से माइनस माने लॉस हो रहा है, लेकिन भाई दिवाली मनाएगा, क्या बोलेगा, मैक्सिमा आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि मैक्सिमम हाइट कहां पर आ रही है, 2 रूट 3 पर। इसका मतलब हमारा आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन फिनिश। अब मेरे को लगता है कि आप में से कई लोगों की आंखें खुली होंगी, ठीक है, कि हमने कैसे कैसे किया। हमने हर बार आर और एच को कनेक्टिविटी लेकर के देखा, और क्वेश्चन में क्या पूछा वो देखा। अगर कल को क्वेश्चन में मैक्सिमम रेडियस पूछा होता तो मैं कहानी को आर में ड्राइव करके ले आता, लेकिन उसने हाइट पूछ लिया क्वेश्चन में। यहां देखो ना, हाइट पूछा है, तो मैं कहानी को पूरी तरह v की पूरी कहानी को h में बदल के लाया, और v को जब मैं h की टर्म्स में लेके आया तो फिर डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 रखते ही तुरंत एक झटके में आंसर आ गया कि मैक्सिमम कब आ रहा है। सही है। तो आप में से कई लोगों को यह भी समझ में आएगा, तो बोर्ड के क्वेश्चन जैसा ही है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी देखिए, ये बोर्ड में भी मिलेगा और यहां पे भी बराबर है, एकदम टक्कर पे खेल रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन, एक वायर है जिसकी लंबाई 2 यूनिट है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, which are bent respectively to form a square of side x unit and a circle of radius r unit। कहने का मतलब ये कि दोनों पार्ट में से एक पार्ट को बेंड करके, है ना, एक तो स्क्वायर बना जा रहा है, ठीक है, अच्छा, और दूसरा सर्कल बनाया जा रहा है। कैसे 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 ऐसे कैसे कर सकते हैं, देखो दिखाता हूं। देखो पहला काम, ये हमारा वायर जिसकी लंबाई 2 यूनिट है, इसके 2 टुकड़े करें,
और एक हिस्से को बेंड करके बना रहे हैं धीरे धीरे सर्कल, और एक को बेंड करके बना रहे हैं स्क्वायर। अभी टोटल तार की लंबाई 2 यूनिट है, भूलना मत। टोटल तार की लंबाई कितनी है? 2 यूनिट्स, भूलना मत। अब कैसे, सुनो। अब हमारे को ये पता है कि कल को हम अगर बाय द वे स्क्वायर वाले तार को वापस खोल लें और सर्कल वाले तार को वापस खोल लें और जोड़ दें तो फाइनल आंसर 2 आएगा। लेकिन साथ में ये भी बता दूं कि अगर बाय द वे ये x है, ये x है, ये x है और ये x है, तो एक तरह से इसकी पूरे तार की लंबाई 4x हो गई। अगर इसकी रेडियस अगर r है तो यहां से और यहां से और यहां तक घूम के आने में 2 पाई r लग गया। तो इसका मतलब ये कि कल को किसी ने पूछा ये कितनी लंबाई का तार है, मैं तो बोलूंगा 2 पाई r लेंथ का तार है। अब मुझे ये पता है कि टोटल तार की लंबाई 4x और 2 पाई r जिस दिन मिला लोगे 2 आएगा। इसका मतलब दुनिया की नजरों में 2x प्लस पाई r बराबर 1 आएगा, हां या ना? यहां तक तो आ गया होगा। अब क्वेश्चन ने क्या मांगा? कहता है अगर सम ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल सो फॉर्म्ड इज मिनिमम। क्या क्या क्या? एरिया इज मिनिमम, सही है। तो इसका एरिया एक्स स्क्वायर, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, तो एरिया कौन बना? एक्स स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। और ये कैसा है? मिनिमम। लेकिन इसमें दो वेरिएबल हैं क्या? एक एक्स है और एक आर। तो आपको पता है दोनों में से किसी एक में बदल लो। तो आपको क्या पसंद आता है? आर पसंद आ रहा है कि एक्स? ऑब्वियस ही बात है। अब आपको ये सोचना है कि आप किस में बदलना चाहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्मार्टनेस इस बात में है कि आप बड़ी स्मार्टली पाई को नजरअंदाज ना करें, एक्स को आर में बदल लें। 1 माइनस पाई आर, एक्स की जगह लिख रहा हूं 1 माइनस पाई आर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह, और प्लस पाई आर स्क्वायर, जिंदाबाद। फिर ये a बन गया और dA बाई डी आर करते इक्वल टू 0 करते खट से ना आपका आर में आंसर आने वाला है। अब यहां से यहां तक आप पहले लिख लो, ऑडियो जरूर रखना, ठीक है? और मैं दौड़ रहा हूं आगे। देखो पहला काम, हम में से सबको पता है कि हमारा तार की टोटल लेंथ कितनी थी? 2। कहने का मतलब स्क्वायर प्लस सर्कल का पेरीमीटर मिला के 2, माने स्क्वायर का पेरीमीटर 4x और सर्कल का 2 पाई आर मिला करके 2 था। और हमें पता है हमें एरिया मिनिमम चाहिए, तो इसका एरिया था एक्स स्क्वायर, इसका एरिया था पाई आर स्क्वायर। तो दोनों का सम हमारे लिए एरिया s मान लिया। अपन ने a माना था, इन्होंने s ले लिया, कोई तकलीफ नहीं। अब हमें क्या करना है? r और x में से किसी एक को दूसरे में बदल देना है। तो हमने x के लिए बदलाव तय किया था कि 2x प्लस पाई आर बराबर 1 था, तो x की वैल्यू 1 माइनस पाई आर डिवाइड बाई 2 उठा करके यहां रखवा देते हैं। तो जैसे ही मैं रखूंगा ऐसे दिखेगा। फिर मुझे, जैसे मैंने कहा था, डिफरेंशिएट करेंगे आर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि सारी कहानी आर में है। तो ds बाई डी आर बनेगा, तो पाई आर स्क्वायर का 2 पाई आर, भाई इसका डिफरेंशिएशन 2 पाई आर। और यहां डिफरेंशिएशन करते समय पहले पावर आगे आएगी, फिर अंदर वाले का होगा, तो यहां से माइनस का पाई बाई 2 और बनेगा, आप काट दो भले। तो फाइनली हमारे पास में जो बन के आ रहा है वो ये कुछ है। मैं इसको हटा देता हूं, हमारे लिए फाइनली ये कुछ बन के आ गया। सही है? ओके। अब क्या कर सकते हैं? पहला काम तो ऑब्वियसली इसको कैंसिल आउट करते हैं। पूरी कहानी में से आप चाहो तो पाई बाई 2 कॉमन ले लो, पाई बाई 2 कॉमन लेके इतना दिख रहा है, इसे इक्वल टू 0 रख लो। अगर आपने इसे इक्वल टू 0 रख लिया तो आर की वैल्यू 1/4 प्लस पाई साफ दिख रही है। अच्छा, अब आर आ गया, आर आ गया तो एक तरह से एक्स आ गया। क्यों? क्योंकि हमारे को अपन ने एक्स और आर में रिलेशन निकाल लिया था, तो आर आ गया तो एक्स आ गया, है ना भाई? अब आर आ गया तो एक्स आ गया। तो क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि आर और एक्स अगर आ जाए तो क्या सोचना है? सुनो, हमने पता कर लिया हमारा आर आ चुका है, ठीक है? हमने सेकंड डेरिवेटिव में भी डाल के देख लिया, सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास में ये आ रहा था, ठीक है ना? तो डिफरेंशिएशन करने पर जब हमने सेकंड डेरिवेटिव देखा तो पॉजिटिव आ रहा है, माने मिनिमा आने वाला है एरिया का। ये वो जगह है जहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश नहीं कर रहा, सिर्फ बता रहा हूं। आप सेकंड डेरिवेटिव निकाल लें, वैल्यू पुट करें, ये आएगा, ये पॉजिटिव नंबर है, ये मिनिमम आएगा। और जैसे ही मिनिमम आएगा तो हमको पता है हमें तो एक्स और आर में रिलेशन निकालना है।
क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे हमारे। तो हम जैसे एक्स और आर में रिलेशन निकालेंगे, मैं आपको दोबारा याद दिला दूं, 2x प्लस पाई आर बराबर 1 था, सही है। और 2x अगर इतना था तो 2x बराबर में 1 माइनस पाई आर, और 1 माइनस पाई आर में भी पाई को छोड़ दीजिए, आर की वैल्यू 1/4 प्लस पाई बन रही है, सही है। ऐसा मैं गलत तो नहीं सोच रहा, बराबर सोच रहा हूं ना, बिल्कुल। हाँ अच्छा, मतलब आप ऐसे भी देख सकते हैं, और जब आप इसे सॉल्व करके आएंगे तो भी देख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने क्या किया, पाई आर की जगह पे 1 माइनस 4 आर कर दिया, सही है भाई। और ये उठा करके आपने इसको उठा के वापस ऊपर रख दिया। ये कहां से लाए सर आप? अरे एक्चुअल में ये लाने का सबसे प्यारा रास्ता था 4r प्लस में पाई आर बराबर 1 लिखना, इससे तो अपने को पता चल गया ना, इससे अगर ये वाली वैल्यू है, इसका मतलब मैं पाई आर बराबर में 1 माइनस 4r देख रहा हूं, और ये पाई आर की वैल्यू उठा करके हम लोग इसमें रख देते हैं, और अगर इसमें रख दिया तो हमारे को पता है ये इतना आ जाएगा, और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 2r बन गया। और x इज इक्वल टू 2r आते हमारे ऑप्शंस में से सी ऑप्शन सही हो गया। तो ये एक और क्वेश्चन जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वाकई बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, लेवल का क्वेश्चन है, ये आपको सारी शीटों में देखने को मिल जाएगा, तो इसे भी डाल लीजिए अपने उसमें, सही है। चलो वेरी वेरी गुड, इसे आराम से कॉपी कीजिए, मुझे किसी तरह की कोई जल्दी नहीं है। मैं दोबारा से सारी बातें बता दूं, हमने एरिया निकाला एक्स स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर, फिर एक्स की जगह पर हमने आर की टर्म्स में वैल्यू निकाली, डिफरेंशिएट किया, इक्वल टू 0 रखा, और इक्वल टू 0 रखते ही हमारे पास आर खट से बाहर आ गया। आर की ये वैल्यू को चेक करा, आप भले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मत चेक करें तो भी चलेगा, आर की वैल्यू की से जो रिलेशन निकला उससे पाई आर की वैल्यू उठा करके वापस इसमें रख दीजिएगा, फर्स्ट वाले में एक्स और आर के बीच में रिलेशन डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ता हूं जल्दी से। ये क्वेश्चन भी अक्सर, अब आपको थोड़ा सा मतलब एक्चुअली में ये क्वेश्चन कराने का पर्पज क्या है, पर्पज बहुत सीधा सा है, क्या आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी डील कर सकते हैं क्या? क्या आप में वो पेशेंस है क्या आप इतने लंबे क्वेश्चन को, जिसको कई बच्चे हम लोग हमारे अपनी क्लास में लिख देते, तो बच्चे ऐसे मजाक में, क्योंकि बोर्ड पूरा भर जाता है ना, तो बच्चे मजाक में बोलते हैं दिवाली होमवर्क। क्या आप ऐसे दिवाली होमवर्क टाइप के क्वेश्चन को भी आप पूरा पढ़ सकते हैं? सर ये तो पैराग्राफ है। हाँ बिल्कुल पढ़ते हैं। एक स्विमर है अक्रॉस द सी इज एट द डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर फ्रॉम द क्लोजेस्ट पॉइंट ऑन द स्ट्रेट सी शोर। अच्छा, अपने घर से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर अगर सीधे देखा जाए तो द हाउस ऑफ द स्विमर इज ऑन द शोर एट डिस्टेंस 2 किलोमीटर फ्रॉम द क्लोजेस्ट पॉइंट। ये बात हमने भी सुनी थी, सोची भी थी। ही कैन स्विम एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड, 3 किलोमीटर नाप देता है 1 घंटे में। अच्छा, एंड वॉक एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, और पैदल चलता है तो 5 किलोमीटर चल लेता है 1 घंटे में। एट वॉट पॉइंट ऑन द शोर शुड ही लैंड सो दैट ही रीचेज हिज हाउस इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। ओके, इसका मतलब ये भाई बहुत सारी संभावना दिखा रहा है। आप सोचो कहां दिखा रहा है सर संभावना? देखो मैं दिखाता हूं। एक्चुअल में क्या है, ये सपोज करो ये उसका घर है, और अपना बंदा कहां बैठा है? पत्थर पे। ये देखो ना, इधर ध्यान से देखो, ध्यान से, और ध्यान से देखो, ध्यान से मेरी सीध में देखिएगा, ठीक है ना? तो आपको पता चलेगा अरे यहां बैठा हुआ है। हाँ हाँ ठीक है सर। अच्छा, अब इसे कहां जाना है? वहां। और ये जो बीच में सी है ना, ये तकरीबन 2 किलोमीटर चौड़ा है, और साथ में ये भी बोला गया है कि जहां उससे स्ट्रेट जाएगा वहां से उसके घर की दूरी भी 2 किलोमीटर है, मतलब ये भी 2 किलोमीटर है। अब अपन अगर बाय द वे नॉर्मल आदमी होते तो अपन क्या सोचते? अपन सोचते अपन सीधे ही निकल जाएंगे, सीधा घर ही पहुंचेंगे, काहे पैदल चलें, ठीक है। तो देखो साहब, भाई ने चलना चालू करा है, तैरना, टपक 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 टपक। आप भी बोल सकते हैं मेरे साथ टपक टपक टपक, ताकि आपके घर वालों को फील आए क्या हो रहा है, भाई तैर रहे हैं, छपक 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 छपक, और ये पहुंच गया है भाई एकदम एकदम नंबर 1 पे, ठीक है ना। ओके, तो ये माइकल फेलिप्स भैया पहुंच गए हैं, लेकिन इन्हें रोक दिया गया है कि नहीं ऐसे नहीं जाने का। एक दूसरे ने कहा नहीं नहीं, एक और संभावना है, बढ़िया बढ़िया संभावना दिखाता हूं मैं आपको। क्या? ऐसे टेढ़ा क्यों गया? सर ऐसे जा सकता था। कैसे? ऐसे कूदता और एकदम 90 डिग्री मार के चलता, ठीक है ना। लेकिन जिन लोगों ने फिजिक्स नहीं पढ़ी वो तो कहते हैं सीधे निकल जाओ, लेकिन उनके सिवा जो इन्होंने पढ़ी है वो क्या कहते हैं कि ऐसे जाने के लिए तो भाई को ऐसा जाना पड़ेगा तो रिजल्टेंट यूं आएगा, वगैरह वगैरह टाइप की बातें, है ना। हाँ, तो फिलहाल अगर भाई देखो वो सीधा जाता तो 2 किलोमीटर पार करने के लिए
उसे 1 घंटे के करीब का टाइम लग रहा था, क्योंकि 3 किलोमीटर वो 1 घंटे में जाता, 2 किलोमीटर थोड़ा कम मान लेते हैं, 40 मिनट लग जाते। गारंटी नहीं है लेकिन इस बात की, ठीक है ना। अच्छा, और पिछली वाली में क्या होता? अरे सुनो 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 सुनो, अगर आप यू जाते तो 40 मिनट सिर्फ आपको पार करने में लगते। फिर इस जगह से 2 किलोमीटर जाने के लिए तकरीबन, क्योंकि 5 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहा है, इसका मतलब हर 10 मिनट में तो हर 12 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा है। क्या बात है, क्या कैलकुलेट कर रहे हो सर। इसका मतलब ये कि 2 किलोमीटर पार करने में भाई को 24 मिनट और लग जाते। इसका मतलब टोटल 1 घंटा 4 मिनट लगता। जबकि पिछली बार जब वो सीधा यू सट तक पहुंच गया था तो उसने एक तरह से √8 माने 2√2 किलोमीटर निकाले। 2√2 किलोमीटर, सही ना भाई। 2√2 किलोमीटर का मतलब हो गया तकरीबन √2 का मतलब 1.4 माने एक तरह से 2 × 1.4 माने एक तरह से 2.8 किलोमीटर से 3 किलोमीटर मान लेते हैं लगभग, माने 1 घंटा। अभी ये फिलहाल 1 घंटे से कुछ कम है, लेकिन हमारे दिमाग में ऐसा है कि यार 1 घंटे से कुछ कम है तो मान लेते हैं एक बार के लिए तकरीबन 52 मिनट लग गए। और ऐसे यूं जाता और यूं जाता तो तकरीबन 64 मिनट लग रहे थे। तो यूं जाना तो ज्यादा समझदारी है। तो एक बच्चे ने कहा नहीं नहीं सर, एक और ऑप्शन देखिए। कौन सा ऑप्शन? देखो ऑप्शन सोच रहे हैं अपन लोग। ऑप्शन क्या है सोचो। अगर वो बाय द वे ऐसे जाता तो हल्का सा तैर करके टेढ़ा और बाकी पैदल चल लेता। लेकिन सर कितनी दूरी पे ऐसा हो सकता था कि कम समय लगता? मैंने कहा मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मान लेते हैं कि ये जो दूरी है ना, इस जगह से x है तकरीबन, किस जगह से ऐसे, ये बाकी बचे हुए हिस्से को ये पैदल चल के निकाल लेता, और जब ये पैदल चल के पहुंचता ना तो देखो ये मान लेते हैं ये दूरी x है और ये दूरी 2 - x है, ठीक है ना। इसका मतलब आपके हिसाब से ये तकरीबन अंडरूट में 4 + x² किलोमीटर तो यूं गया, और बाकी 2 - x किलोमीटर ये जो है 2 - x किलोमीटर पैदल चल के गया। बिल्कुल सही बात है, मेरे मन में भी एग्जैक्टली यही चल रहा है। तो मैं सिर्फ ये पता करना चाहता हूं कितना टाइम लेगा और कब सबसे शॉर्टेस्ट टाइम हो, क्या पॉसिबिलिटी पता नहीं है ना हमारे को। भाई हमारे को ये पता चल गया कि यूं तो तकरीबन अगर सीधे जाता तो तकरीबन 52 मिनट लेता, और यूं अगर बाई द वे जाता आधा यूं जाकर के फिर 90 जाता तो तकरीबन 64 मिनट ले रहा है। तो हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा सोचा जाए तो ऐसा बन सकता है। तो अभी हमने एक तुक्का मारा है कि भाई वो x किलोमीटर तक तो तैर गया और फिर 2 - x किलोमीटर पैदल चल गया, ऐसा सोच करके हम लोग चल रहे हैं। तो अब हमारे को टाइम निकालना है, ठीक है। अब टाइम निकालते हैं। हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट अपना A है। कौन सा? ये वाला पॉइंट A है। तो AB के लिए तो उसने टाइम AB लिया A से B तक जाने में, सही है। अच्छा ये वाला पॉइंट A नहीं है, ये वाला पॉइंट है, सॉरी, ठीक है। AB के लिए तो माने 4 + x² का रूट ओवर के लिए तो उसने तकरीबन TAB टाइम लिया पहले तैरने में और TBC टाइम लिया चलने में। तो TAB टाइम कैसे निकाले? तो हमारे को पता है हमारी टोटल डिस्टेंस है 4 + x² और अपॉन में भाई की स्पीड है तैरते टाइम पे 3 की, ठीक है। और फिर 2 - x किलोमीटर वो पैदल चला और चलते टाइम पे उसकी स्पीड है 5। तो इतना टाइम वो लेने वाला है। अब ये टाइम कितना होगा और कब मिनिमम होगा उसको चेक कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इसको डिफरेंशिएट किया। तो 1/3 तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ गया, और रूट ओवर 4 + x² का हो गया 1/2√4 + x² और फिर x² का 2x, तो 2 कट गया और फाइनली x अपॉन ये बच गया 2 काट देते हैं। और इसका डिफरेंशिएशन बच्चे को पता है -1/5, इसे इक्वल टू 0 कर लेते हैं, क्या मालूम मिनिमम आ जाए। तो हमने इसको इक्वल टू 0 करा। अगर हमने इसे इक्वल टू 0 करना है, ठीक है भाई, तो देखो साहब ये ऐसे बनेगा। अब जैसे मैं इसे इक्वल टू 0 करूंगा तो क्या होगा, देखिए अगर मैं इसे इक्वल टू 0 करके माने 1/5 को उधर ले आके क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5x और ये 3 का मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग करूंगा तो ये आ जाएगा। और ये सबको पता चल रहा है कि तकरीबन 16x² बराबर 36 है। फिर ये कटकुटा करके हमारे पास में x की वैल्यू 36 बेटा 16 दे रहा है, x² की वैल्यू, और x की वैल्यू ±√3/2 दे देगा, ±3/2 दे देगा, ठीक है। अच्छा अब x की वैल्यू -3/2 लेना तो बिल्कुल समझदारी नहीं है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू -3/2 लेने का मतलब है कि आप उधर चले गए, a के सामने वाले पॉइंट से भी उस साइड चले गए, लोग हंसते हंसते गिर जाएंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू तो पॉजिटिव ही लेनी चाहिए वैसे। तो x की वैल्यू अपन ±3/2 में से x = 3/2 ट्राई कर लेते हैं, और इसको चेक कराने के लिए सेकंड डेरिवेटिव निकाल करके उसमें x की जगह पे 3/2 रख के देख लेते हैं। तो हमारे को पता चलेगा पॉजिटिव आया माने मिनिमा आया।
तो इसका मतलब ये कि सर फाइनली क्या रहा? मैंने कहा फाइनली ये रहा कि तकरीबन 3/2 किलोमीटर ए के स्ट्रेट पॉइंट ए डैश से वो 3/2 किलोमीटर जो है, माने 1.5 किलोमीटर दूर पे वो अपना टारगेट करेगा, तो जो टाइम लगेगा वो कंपैरेटिवली सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। अब आप में से कई लोग बैठ करके निकालना टाइम कितना लगा, क्या वो 52 मिनट से वाकई कम लग रहा है, या ये मैथ्स के गिमिक्स हैं, मतलब घुमाने की चालें हैं, क्या वाकई में ऐसा करना समझदारी था उसके लिए? टाइम निकालना। और अगर भाई देखो कोई बदमाश सा बच्चा, मतलब जिसका आईक्यू सुपर सॉलिड है, ठीक है, वो अगर टाइम निकाल करके यहाँ पोस्ट कर देगा ना कमेंट में, तो मजा आ जाएगा। हाँ, और मैं जरूर पढ़ूंगा, आपको पता होगा, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐसा कि अरे मैं अगर क्लास में होता तो मैं तो 3/2 रख करके टाइम निकालता, कि टाइम निकालने के बाद सर इतना टाइम लग रहा है, सर इतना मिनट है, और ये फर्जी है सर, ठीक है, और अगर सही है तो मजा आ गया सर। चला, तो मेरे को लगता है आप में से कोई भी ये कर लेगा। सही है, तो आगे बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आईआईटी में भी आया हुआ है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन आईआईटी में भी आ गया। हाँ, ये कह रहा है एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी फिक्स पैरामीटर है, फिक्स पैरामीटर माने लेंथ और ब्रेड्थ जो है मतलब अपनी तरफ से फिक्स है, ठीक है, और उसकी साइड जो है उनका रेशो भी 18 और 15 का है, माने ना साइड बदलने वाली ना पैरामीटर बदलने वाली, ठीक है ना भाई। अच्छा, और 8:15, सॉरी 8:15 का रेशो है, 18:15 गलत बोल गया, 8:15 का रेशो है, और वो उसके साइड से स्क्वायर अगर हटा लें तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में कन्वर्ट हो रही है। कौन? अपनी शीट। हाँ, शीट से कैसे बन सकता है? जैसे ये अपनी शीट है ना, आई एक्सपेक्ट कि आप में सभी लोग समझ सकते होंगे, और ये अगर शीट है तो इसमें से साइड से अगर मैं कट कर दूं तो ये इस तरह से मैंने एक कट मार दिया, देखा आपने? ओके, ये दिख रहा होगा आपको, कट मार दिया। और ये अगर दूर से ये भी दिख रहा हो तो आपको पता चलेगा कि कट मारने पर यहां साइड से भी मैंने एक स्क्वायर काट दिया है, और ऐसा का था सेम साइज का स्क्वायर मैं इधर से भी काट रहा हूं, ठीक है भाई, 3 स्क्वायर कट गए। ऐसे ही बाय द वे मैं अगर बाय द वे इधर की बात करता हूं तो मैंने ये एक इधर से भी स्क्वायर काट दिया है। लो साहब, मैंने एक फाइनली कुल मिलाकर के 4 स्क्वायर काट दिए। तो रेक्टेंगुलर शीट से चारों स्क्वायर की साइड सेम है, वाई वाई, मैंने वाई स्क्वायर मैंने यहां से हटा दिया, 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 और फाइनली मैं 4y स्क्वायर हटा चुका हूं, 4y स्क्वायर। अब मैं अगर बाय द वे इसे फोल्ड करता हूं तो ये यूं फोल्ड हो गया, ऐसे फोल्ड कर दिया। इसी तरह से मैं अगर बाय द वे इसकी इस साइड को फोल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, देखो धीरे धीरे मैं इसे फोल्ड 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 फोल्ड, भैया फोल्ड हो जाओ। इसका मतलब मैंने पहले से प्रिपरेशन नहीं करी थी, नहीं मैंने पहले से प्रिपरेशन नहीं करी थी, ये साइड भी मैंने फोल्ड कर दी है, राइट है। और सेम वे मैं इधर से भी इसको फोल्ड कर रहा हूं, और सेम वे अब इधर वाले में फिर से मेहनत करने का टाइम आ गया। आओ आओ आओ, फोल्ड हो जाओ भाई, फोल्ड हो जाओ, हो गया, ओके, ये फोल्ड हो गया है। और फोल्ड होने के बाद में एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन गया, अपना मैच बॉक्स जैसा, है ना भाई? हाँ, ये मैच बॉक्स जैसा बन गया है। अरे वो माचिस की डब्बी होती है ना, हाँ वैसा बन गया है, और ओपन है, यही शायद वो कहना चाह रहा था। एक ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स बन गया। कब? जब मैंने पूरी रेक्टेंगुलर शीट जिसके साइड्स को अगर मैं इसको 15x कहता हूं तो ये 8x है, 8:15, और वो बदल नहीं रहा, सामने वाला फिक्स बोल चुका है, ठीक है ना। उसमें से मैंने 4 स्क्वायर काटे हैं, और चारों कॉर्नर से 4 स्क्वायर जो हैं उनका टोटल सम 100 दे रखा है। इसका मतलब मेरे लिए 4y स्क्वायर बराबर में 100 है, अगर मैं एक साइड को y मानता हूं तो। फिलहाल जो आपने देखा उससे भी ज्यादा सुंदर तरीके से आप इसे ऐसे देख सकते थे कि हमारी शीट है, ठीक है, हमने 4 कोने काटे, और अब ये गोल घूम करके ऐसे मुड़ करके देखो, हाँ मैच बॉक्स की डब्बी जैसा बन गया। क्या भी बात समझे? एग्जैक्टली अब आया ना, अब आपको पता चला होगा यार बहुत बढ़िया है ये तो। हाँ, तो जो चीज हमने साक्षात देखी उससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से यहां देखी। अब इसको जरा साइड कर लेते हैं, राइट है, चलो भाई साइड हो जाओ, ठीक है। अब अपने बताया एक साइड को 8x माना, एक को 15x माना, अपन 4 डब्बे उड़ा चुके हैं, और टोटल में एक स्क्वायर का साइड्स y और y है, तो एक तरह से 4y स्क्वायर उठा चुके हैं। इसका मतलब हमने टोटल रिमूव जो एरिया किया है वो है 4y स्क्वायर मिला के 100, माने एक तरह से साइड अगर स्क्वायर की देखी जाए तो आ रही है 5। कैसे कैसे कैसे? और 25 से 5, अच्छा ये 5 आ रही है, माने ये जो है ये 5 है और ये भी 5 है, हाँ ये भी 5 है। अच्छा,
अब ये क्या चाह रहा है, क्वेश्चन वाला ये चाह रहा है कि जो हमारा वॉल्यूम है ना मैच बॉक्स का, वो तो क्यूबॉइड बन गया भाई। ये जब हमने इसको सॉल्व करा तो ये क्यूबॉइड बन गया, और वो भी अगर देखा जाए तो वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। टोटल लेंथ अगर देखी जाए तो टोटल लेंथ थी 15x। उस 15x में से ये वाला y कम कर दो और ये वाला y कम कर दो, तो एक तरह से देखा जाए तो 15x माइनस 2y रह गया। तो मतलब यहां से यहां तक 15x माइनस 2y, सेम वे ये 8x माइनस 2y बन गया। तो अगर कोई बोलेगा लेंथ कितनी, तो मैं बोलूंगा 15x माइनस 2y। किसी ने पूछा ब्रेड्थ कितनी, मैं बोलूंगा 8x माइनस 2y। किसी ने कहा हाइट कितनी, मैंने कहा हाइट उतनी ही होगी। हाइट कितनी होगी, हाइट जितना एक y है, ये जो y है उतनी ही हाइट होगी, क्योंकि याद है ना यही तो स्क्वायर बना था। तो इसका मतलब हाइट इसकी y होगी। तो हमारे लिए वॉल्यूम क्या बन रहा है, वॉल्यूम बन रहा है ये। और अब आप चाहो तो इनकी अच्छे से मल्टीप्लाई कर लो, और अच्छे से मल्टीप्लाई करना चाहो तो और अच्छे से मल्टीप्लाई कर दो। 4y³ माइनस के अंदर 46x(y²) और प्लस के अंदर 120x²y, और फिर इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि हमें तो मैक्सिमम वॉल्यूम की बात कर रही है ना। तो अगर भाई तो मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो dv/dy का 4y³ का 12y² और प्लस माइनस के अंदर 2y इंटू 46x बराबर है, और इधर 120x² रह जाएगा। ठीक है, अब इसे इक्वल टू 0 कर देते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या, हमारे पास में क्वाड्रेटिक आ चुकी है कुछ y और x दोनों के टर्म है, लेकिन 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 हमने ऊपर y बराबर 5 निकाल रखा है। तो हम एक क्या करते हैं, ये जो y बराबर 5 है ये उठा के इसमें रख देते हैं। y बराबर 5 रखते ही ये हो जाएगा 25, 25 इंटू 12 हो जाएगा 300। यहाँ पे 5 रखते ही हो जाएगा 10, तो ये एक तरह से 10 इंटू 46x और ये 120x मिला करके y की जगह 5 रखने पे ऐसा कुछ दिखेगा। पूरी कहानी में से 20 कॉमन ले लो आप। तो अब 20 कॉमन लेते ही यहां से रह जाएगा 15, यहां से रह जाएगा 23, और यहां से रह जाएगा 20 कॉमन लेने पे 6x। तो अपने पास में ये आ गया। इसे अगर आपने क्रैक किया तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आनी पक्की 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 मान लीजिए। तो हमारे पास x की वो दो वैल्यूज 3 और 5/6 आई। ठीक है, जब ये क्वेश्चन आया तो 3 और 5 6 आई। अब किसे चुना जाए, ठीक है ना, किस पे मैक्सिमम मिल रहा है। तो आप चाहो तो सेकंड डेरिवेटिव निकाल करके भी चेक कर सकते हो, या थोड़ी सी अकल लगा करके भी चेक कर सकते हो। कैसे, पहले यहां तक आप मेरा जानने के लिए आप समझ गए होंगे, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं किया हम लोगों ने। पूरा LBH का यूज कर करके वॉल्यूम निकाला, डिफरेंशिएट कर करके y की टर्म में और x की टर्म में जो क्वाड्रेटिक आ रही थी उसमें y बराबर 5 पुट करा है, x की टर्म में ला करके और x की दो वैल्यूज निकाली है। अब x बराबर में अगर किसी बच्चे ने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया और 5/6 रखा तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ में आएगा। क्या, जो हमारा एरिया आ रहा था ना वो था 8x इंटू 15x। अरे 8x डिवाइड बाई इंटू में 15x, 8x इंटू 15x है ना। तो x की जगह 5/6 रख के देखा, तो जैसे रख के देखा ना तो जो आंसर आ रहा था वो 100 से कम आ रहा था, जबकि हमारी तो कटिंग होने पे ही 100 आ रहा है। हमारा टोटल जो कट करा हुआ एरिया वही 100 है, तो शीट तो और बड़ी होनी थी। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग आंसर हो गया। तो इसका मतलब x की जगह 3 रखना चाहिए था, x की जगह 3 रखा तो एरिया ऑफ शीट आ रहा है 24 इंटू 45 मिलाकर के 1080, और 1080 आ सकता है, 1080 में से 100 निकाल सकता है कोई भी। तो डेफिनेटली ये वाला आंसर ज्यादा वैलिड लग रहा है, तो x की जगह पे 3। लेकिन इस दौरान चुपचाप हमारे हाथों एक कैलकुलेशन और हो गई कि ये हो गया 24 साइड और ये हो गया 15 इंटू 3 45। माने ये कुल मिलाकर के शीट जो थी 24/45 की शीट रही है। इसका मतलब डायमेंशन 24 और 45 थे, और यही वो जानना चाह रहा था। क्वेश्चन फिनिश हो गया। मतलब आईटी ने इस तरह के क्वेश्चन भी दिए, मस्त क्वेश्चन दिए, मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, अब यहां तक हम लोगों ने थोड़े बहुत डायमेंशन के क्वेश्चन करे, जो कि थोड़ा बोर्ड सेशन के भी थे और हमारे एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस भी थे। इससे हमारे को एक रूट आइडिया हो गया कि जो एग्जामिनेशन है वो कैसे क्वेश्चन चाहता है। लेकिन ये रूट आइडिया होना ही काफी नहीं था, एक और चीज भी ऐसी है जो मैक्सिमम मिनिमा से जुड़ी हुई है, और वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक पार्ट जो हम क्वाड्रेटिक में नहीं करवा सकते थे। क्यों? क्योंकि उसमें f(x) का यूज हो रहा था। अब ऐसा कौन सा पार्ट है? तो एक बस लास्ट टाइटल और डाल लीजिए फटाफट से, वो है नेचर ऑफ रूट्स। किसकी? क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो लिख लीजिए नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अच्छा, क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने रूट्स होते होंगे? 3 जीरोज। ओके, जीरोज होते हैं। ओके, तो हमारे को ये पता चल गया कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं उनके 3 रियल और डिस्टिंक्ट जीरोज हो सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, और क्यूबिक इक्वेशन कैसी दिखती है? कैसी दिखती है मतलब ax³ प्लस bx², है ना। तो वो भी लिख लेते हैं। अच्छा, अब सर इसका क्या करना है? मैंने कहा एक बार इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, ठीक है ना।
अच्छा, डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, एफ डेस एक्स जो होगा वो इतना आ जाएगा, एफ डेस एक्स हमारा इतना आ जाएगा, आ जाएगा। अगर हमारा एफ डेस एक्स इतना आ गया तो थोड़ा होल्ड करते हैं। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं आपको पहले बता देता हूं, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ, बेसिक ग्राफ अगर हम लोग बनाते हैं तो कुछ ऐसा बन जाता है, ऐसा या ऐसा ग्राफ हो सकता है। हम कौन सा ग्राफ लेना चाहते हैं? अगर हम किसी भी तरह की ऑड डिग्री वाले पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे तो अगर उसकी स्टार्टिंग माइनस इंफिनिट से हो रही है तो ये वो जगह है जहां से वो स्टार्ट हुआ। देख रहे हैं आप, ये वो जगह जहां से वो स्टार्ट हुआ, माइनस इंफिनिट, लेफ्ट से राइट की ओर आते समय पर वो ऐसे जा रहा है। अगर स्टार्टिंग के टाइम पे जो उसका डोम है वो अगर डाउनवर्ड हो तो ए पॉजिटिव मानते हैं किसी भी। अब क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, ऑड डिग्री है, ऑड डिग्री है, तो इसका मतलब ये कि अगर भाई तो डाउनवर्ड डोम से उसकी स्टार्टिंग है, माने लेफ्ट से राइट की तरफ आते समय अगर वो डाउनवर्ड स्टार्टिंग ले रहा है, इसका मतलब जरूर उसका ए पॉजिटिव रहा है। जबकि क्वाड्रेटिक में क्या होता है, ए पॉजिटिव होने पर डोम ऊपर होता है, ऐसे अपवर्ड पैराबोला देता है। लेकिन यहां क्या, क्यूबिक इक्वेशन में उल्टा होता है, अगर ए पॉजिटिव तो नीचे से स्टार्ट करेगा। वैसे ही अगर यहां देखा जाए तो ये अपवर्ड डोम है, ऊपर की तरफ खुलता हुआ डोम है, लेफ्ट से राइट की तरफ देखा जाए तो उल्टा ऊपर की तरफ खुलता हुआ डोम है, तो हम ए को नेगेटिव मानते हैं। तो किसी भी एक केस को कंसीडर कर लें तो चलेगा। अच्छा, अब यहां तक भी आप लिख लें, लिखने के साथ साथ मैं एक और चीज पे भी आपकी नजर डालता हूं, ठीक है ना। थोड़ी सी देर के लिए हम इस जगह पे खड़े हो जाते हैं। ये वो जगह है जहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो एफ डेस एक्स 0 है। इसी तरह से ये वो जगह है जहां पे एफ डेस एक्स 0 है। तो जहां पर भी एफ डेस एक्स अगर 0 है तो वे एक तो ये वाली जगह और एक ये वाली जगह, ये वो एफ डेस एक्स है जहां जो हमें अभी ऊपर मिला है क्वाड्रेटिक। अब पक्की बात है, जहां पे भी एफ डेस एक्स को आप 0 करोगे वहां से एक्स की दो वैल्यूज मिलेगी जो कि उसके रूट्स कहलाएंगे। तो रूट्स को अपन अल्फा बीटा बोल देते हैं थोड़ी सी देर के लिए, राइट है। इसका मतलब ये कि हम किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के लिए जहां पर भी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो वहां पे वैल्यू चेक करेंगे तो एक अल्फा और एक बीटा मिलेगा। अच्छा, इसमें अभी जो एग्जामिनेशन, अभी जो मैंने पहले में अल्फा और बीटा दिखाया है ना, उसमें अगर आप देखो तो अल्फा पे मैक्सिमा आ रहा है ना, और बीटा पर मिनिमा आ रहा है। अगर यही ए नेगेटिव की बात करी जाए तो यहां पर ये जगह वो है जहां पर एफ डेस एक्स बराबर 0 है, और ये वो जगह है जहां एफ डेस एक्स बराबर 0 दोबारा है, ठीक है ना। जहां पर एफ डेस एक्स बराबर 0 है यहां पे अल्फा आ रहा है और यहां पे बीटा आ रहा है। क्या मैं गलत हूं या सही सोच लिया? अल्फा और बीटा दिख रहा है अपने को। अच्छा, अब फटाफट बताओ अल्फा पर क्या आ रहा है, सेकेंड डायग्राम में अल्फा पे क्या आ रहा है, मिनिमा, और बीटा पे क्या आ रहा है, मैक्सिमा, है ना भाई। मतलब मैक्सिमम मिनिमम थोड़ा थोड़ा फील दे रहे हैं, लेकिन ये हमारे काम की चीज नहीं है। हमें क्या सीखना है, हमें तो कुछ और सीखना है। आप पहले यहां तक डायग्राम बना ले, फिर आगे चलते हैं जल्दी से। फिर देखो आप कितनी मजेदार मजेदार बातें। और एक ऐसी चीज जिसको आप चाहो तो एलोबरेट करना, आप 10-10 पेज तक एलोबरेट कर लो, और चाहो तो एक पेज पे आप आराम से अपने नोट्स का मतलब क्या होता है, कंसाइज एंड गुड इन मैनर, सारी चीजों को एक साथ रखने वाला। तो अगले नोट्स के लिए चलते हैं, फटाफट से देखो जरा क्या मजेदार बातें बता रहा हूं। देखो एक्चुअल में क्या है, जब हमसे कोई नेचर ऑफ रूट्स ऑफ रियल वैल्यूड क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो हम तीन केस के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। मेजर तीन केसेस हैं। पहला, क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीनों रूट डिस्टिंक्ट हो, तीनों रूट अलग अलग हो। दूसरा, तीनों रूट अलग अलग ना होकर के दो डिस्टिंक्ट रूट हो, एक तो तीनों डिस्टिंक्ट हो, एक दो डिस्टिंक्ट हो, ठीक है ना, और एक सिर्फ एक रियल रूट हो। तो सबसे पहले अपनी कॉपी में तीन अलग अलग दूरियों पर तीन अलग अलग चीजें लिख लें। याद रखना किसी भी क्यूबिक के हमेशा तीन ही केस होते हैं, या तो तीनों रूट डिस्टिंक्ट होंगे, या दो डिस्टिंक्ट रूट होंगे, या एक ही रूट होगा, ठीक है। अब कौन सा कब होता है, फोटो कैसी होती है, ठीक है। अब जरा दिखाता हूं, अगर तीनों डिस्टिंक्ट हुए तो फोटो ये वाली होती है, दिख रहा है ना, तीनों रूट आप देख लो, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तीन रूट है। अब दो रियल रूट कैसे होते हैं, वो ऐसा होता है, देखो इधर की तरफ आ जाओ, दिख रहा है आपको, एक रूट ये रहा अल्फा, एक रूट ये रहा। अल्फा क्यों बोल रहे हैं अपन, एक रूट ये रहा, एक रूट ये रहा, क्योंकि अपन ने अल्फा बीटा मैक्सिमम मिनिमम वाली जगह को बोल दिया ना, इसलिए वहां से अल्फा बीटा हटा रहा हूं। तो इसका मतलब दो रूट हो गए। अब एक रूट कैसा होता है, किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के लिए एक रूट ऐसे पॉसिबल है। कहां है सर वो रूट, अरे ये रहा, एक जगह एक्स एक्सिस कट किया। अच्छा, लेकिन सर ऐसा कैसे हो सकता है सर एक ही रूट हो क्यूबिक इक्वेशन का, अरे एक रियल है बाकी दो इमेजिनरी है। हाँ 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 हाँ, ऐसा हो सकता है सर, एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये कि कुल मिलाकर क्यूबिक इक्वेशन को लेकर तीन तरह के डायग्राम होते हैं जो आपकी कॉपी में आ चुके हैं।
अच्छा, अब अल्फा बीटा की एंट्री कराते हैं जो हमने जस्ट अभी सीखा था। अगर देखा जाए तो यहां तो ऑलरेडी अल्फा की एंट्री हो चुकी है, यहाँ अल्फा बीटा यहां है और अल्फा बीटा इस जगह पर यहां है, और तीनों ही केसेस में मैंने जो स्टार्टिंग करी है उसमें डोम नीचे की तरफ है, डोम नीचे की तरफ है, डोम नीचे की तरफ है। इसका मतलब सबका ए पॉजिटिव है। मैंने आपको ए नेगेटिव अभी दिखाया ही नहीं है, और ए नेगेटिव होने से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो पहली चीज तो ये। अच्छा, अब यहां पे देखेगा, ये पता है ना अल्फा कैसे ला सकता हूं मैं, अल्फा कैसे ला सकता हूं या बीटा कैसे ला सकते हैं। तो यदि किसी ने पूछा अल्फा बीटा कहां से आएंगे, तो हम क्या बोलेंगे, फॉर अल्फा बीटा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। जो भी आपको क्यूबिक इक्वेशन दे रहे हो उसको डिफरेंशिएट कर दो, आपके पास में अल्फा बीटा खुद आ जाएंगे। अच्छा, फिर लेकिन पता कैसे चलेगा सर कि 3 आ रहे रूट या 2 रियल रूट आ रहे हैं या 1 रियल रूट आ रहे हैं, पता कैसे चलेगा सर किसी क्यूबिक इक्वेशन का। मैंने कहा वो बताता हूं, वो भी बताता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि अल्फा पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो एफ अल्फा होती है और बीटा पर जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो एफ बीटा होती है, तो कोई नाराजगी है क्या? सोचो, सही है कि नहीं? अल्फा पर वैल्यू को एफ अल्फा कहना गलत है क्या? नहीं ना। फंक्शन की वैल्यू को एफ डैश की नहीं, फंक्शन की वैल्यू को अल्फा पर एफ अल्फा कहना गलत है या सही है? सही है। और बीटा को फंक्शन, बीटा पर फंक्शन की वैल्यू को एफ बीटा कहना सही है। अच्छा, अल्फा पर फंक्शन की वैल्यू एफ अल्फा, बीटा पर फंक्शन की वैल्यू एफ बीटा, सही है। अच्छा, सेम वे में तीसरे डायग्राम में यहां एफ अल्फा होगा और यहां एफ बीटा होगा। अच्छा, अब एक और बात बताओ, फटाफट वाली बात जो आप में से कोई भी खटाखट चॉप 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 करके खटाखट काट सकता है, जल्दी से बताना। देखो, इसमें एफ अल्फा एक्स एक्सिस के ऊपर है, हां या ना, तो पॉजिटिव कहूंगा। अच्छा, जबकि एफ बीटा यहां पर फर्स्ट डायग्राम में एक्स एक्सिस के नीचे है, तो एफ बीटा कैसा बोलूंगा? नेगेटिव। अच्छा, जबकि सेकंड डायग्राम में अल्फा कहां है, एफ अल्फा कहां है, कहां है, ऊपर या नीचे? ऊपर। ऊपर है तो कैसा बोलूंगा? पॉजिटिव। अच्छा, अब जल्दी से बताओ बीटा कहां है, बीटा कहां है? एक्स एक्सिस पर, तो अब बीटा कितना हुआ? 0। ये देखा आपने, एक्स एक्सिस पर तो 0। अब जल्दी से बताओ एफ अल्फा, पॉजिटिव, श्योर। एफ बीटा बोलो एक्स एक्सिस के ऊपर, तो कैसा बोलोगे? पॉजिटिव। सही है ना भाई? तो आपको एफ अल्फा भी पॉजिटिव, एफ बीटा भी पॉजिटिव, तीनों तरह के डायग्राम में एफ अल्फा एफ बीटा निकाल सकते हो। अल्फा बीटा कहां से लाओगे? डिफरेंशिएट करके। अब जरा फर्स्ट डायग्राम को सोच के जवाब देना। इसमें अल्फा, एफ अल्फा पॉजिटिव और एफ बीटा नेगेटिव है, जरा दोनों की मल्टीप्लाई बोलो, एफ अल्फा इंटू एफ बीटा, कैसा निकला? नेगेटिव। जबकि सेकंड डायग्राम में दौड़ो, एफ अल्फा पॉजिटिव है और एफ बीटा 0 है, पॉजिटिव इंटू 0 क्या देता? 0। थर्ड डायग्राम में दौड़ो, एफ अल्फा भी पॉजिटिव, एफ बीटा भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव की गुणा क्या देगी? पॉजिटिव। तो बस आपको हर बार किसी भी क्यूबिक इक्वेशन में 3 रियल रूट है या 2 रियल रूट है या 1 रियल रूट है, डिसाइड करने के लिए एक सिंगल काम करना है और एक पत्ते पे सारी कहानी बिखेर देगा वो। क्या करना है? डिफरेंशिएट करो, अल्फा बीटा निकाल लो, उस अल्फा बीटा को फंक्शन में रखो और 3 तस्वीरों में से अपने अपने केस को चुनो। अगर फंक्शन में अल्फा और फंक्शन में बीटा डालने पे पॉजिटिव आए, ठीक है ना, अगर पॉजिटिव आए तो 1 रूट बोलो, नेगेटिव आए तो 3 रियल रूट बोलो, और अगर 0 आ जाए तो 2 रियल रूट बोलो। दैट्स इट, क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। अब जो मैंने बोला मैं इसको लिख भी देता हूं, ठीक है, ताकि आपके पास में तीनों की अवेलेबिलिटी रहे। ये 3 मेजर केस हैं, मेजर केस। क्या बोला मैंने? पहले डिफरेंशिएट करो, अल्फा बीटा लाओ, फंक्शन में डालो, एफ अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई करो। अगर पॉजिटिव आए तो 1 रूट, नेगेटिव आए तो 3 रूट, और 0 आए तो 2 रूट। उल्टा चल रहा है, पॉजिटिव आए तो 1, नेगेटिव आए तो 3, पॉजिटिव आए तो 1, नेगेटिव आए तो 3, और 0 आ जाए तो 2। याद रहेगा? अब जरा क्वेश्चन में चलते हैं जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन देखो, अब आप मेरा दाना क्या है आप समझ सकते हैं। अच्छा, यही चीज आप चाहो तो नेगेटिव वाले केस को भी दिखा देता हूं, अगर किसी को लगे कि सर वो ए नेगेटिव होता तो क्या होता। अगर नेगेटिव होता तो ग्राफ ऐसा होता, और आप यहां पे भी चेक कर सकते हैं, एफ अल्फा और एफ बीटा यहां पर भी नेगेटिव ही दे रहा है, सॉरी पॉजिटिव ही दे रहा है, दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर है, माने ए के पॉजिटिव या ए के नेगेटिव होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका करते हैं क्वेश्चन, तब अपने को आएगा समझ में कि कहानी क्या है। जैसे फंक्शन में किसी ने हमारे को एक क्यूबिक फंक्शन दिया है और कहानी को अगर ढंग से देखोगे तो समझ में आएगा, वो कह रहा है फंक्शन माने क्यूबिक इक्वेशन दिया तो 3 रियल रूट है, 3 रियल रूट है, 3 रियल रूट है और 1 रियल रूट है। याद है, याद है, ये बात समझ में आई, 3 रियल रूट है या 1 रियल रूट है, इसमें मेरे को लगता नहीं कि कोई कहानी में बहुत भेद है। लेकिन अगर भाई 3 है तो शायद एफ डैश एफ अल्फा इंटू एफ बीटा नेगेटिव होगा, और अदरवाइज अगर भाई 1 है तो वो पॉजिटिव होगा।
याद है ना? ओके, तो मैंने क्या बताया था, अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे? इसको साइड में कर लिया, कैसे निकालेंगे? डिफरेंशिएट करके। तो सबसे पहले करते हैं डिफरेंशिएशन, सबसे आसान 3x स्क्वायर माइनस 3 है ना, और इक्वल टू 0 करते हैं x की दो वैल्यू 1 और -1। अल्फा 1 हो सकता है, बीटा -1 हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो f अल्फा माने f1 निकालते हैं। अगर मैंने 1 निकाला तो 1 - 3 प्लस a बोले तो a -2 आ रहा है, फंक्शन में -1 डाला तो -1 प्लस का 3 प्लस का a बोले तो a + 2 आ रहा है। अब जल्दी से इन दोनों की गुणा कर लेते हैं। अगर मैंने दोनों की गुणा कर दी तो a + 2 a - 2, राइट है। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि 3 रियल रूट हो, 3 रियल रूट हो तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव, सही है, और अगर एक हो तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, सही है। तो 1 रियल रूट होने पे पॉजिटिव होगा, तो अगर मैंने पॉजिटिव कर दिया तो इसका मतलब 1 रियल रूट, और अगर मैं इसके आगे पॉजिटिव करता हूं तो मुझे पता है 2 ब्रैकेट देखते दिमाग में क्या आएगा, भला भला, और यहां पर क्या होगा, बड़े से बड़ा माने 2 से बड़ा यूनियन -2 से छोटा। अब अपने आंसर को मिलाने के लिए तैयार हैं हम, ठीक है। अच्छा, और यही अगर बाय द वे 3 रियल रूट होते तो नेगेटिव, सही है, और अगर 3 रियल रूट हो तो नेगेटिव करते ही भाला फंक्शन की, और इसका मतलब ये अपने वैल्यू 2 और -2 के बीच में फंस गया। अब आ जाओ मिला लेते हैं एक एक आंसर को। क्या हमारा आंसर था साहब, 1 रियल रूट होने पर 1 रियल रूट का ऑप्शन देखिएगा, a अपने आप में 2 से बड़ा, यूनियन a -2 से छोटा, और 3 रियल रूट होने पर -2 से 2 के बीच में, माने डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन पार्शियली करेक्ट है, पार्शियली करेक्ट है, ठीक है, तो ये भी बढ़िया चीज है। अब अपने आप में कहीं पे भी कभी भी खड़े होकर के हम किसी भी तरह की क्यूबिक इक्वेशन को डील कर सकते हैं, बस 3 फोटोज दिमाग में रख लेना, 3 फोटोज दिमाग में रख लेना, बहुत काम की चीज बताई गई है। अब इसको बहुत ध्यान से सुन लेना, ठीक है। इस पे कई क्वेश्चन आपकी शीटों में मिलेंगे, डीपीपीज में भी मिलेंगे, तो इसे बिल्कुल पढ़ के जाना। तो बस साहब आज के दिन पे अपन इस चीज को यहीं रोकते हैं, है ना। हालांकि इस चीज का किसी चीज का कोई अंत नहीं है, आप चाहो जितनी दूर तक अपन चीजों को फैला सकते थे और भी दूर जा सकते थे, ठीक है, लेकिन लिमिटेड टाइम में जो भी बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट था वो अपन ने ट्राई कर लिया, और लास्ट वाली चीज तो और भी मजेदार थी। तो वापिस वही प्यारे से संदेश के साथ में विदा लेता हूं, अगले चैप्टर के लिए तैयार रहिएगा बढ़िया सा नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। और आपको तो पता ही है ना, अभी तो वैसे भी देखा था एक नेशनल एंथम है, नोट्स को लेकर के मैसेज वापस याद दिला देता हूं कि माता पिता का खूब सम्मान करना है, बहुत सम्मान उनसे पाना भी है, और भाई बहनों से तो खैर नोकझोंक चलती रहती, लेकिन हिंसा से दूर रहने का, मित्रों से प्रेम बना के रखने का, और मास्क जरूर पहनने का। जय हिंद।